हेलो एवरीवन। बेटा, आज हम बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन के इस चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक है हमारा, ये क्या है? प्लेटलेट्स का। अगर आप एनसीईआरटी में प्लेटलेट्स के बारे में देखोगे तो आपको ज़्यादा उसमें दिया नहीं है। बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि प्लेटलेट्स क्या होता है, उसका नंबर कितना होता है, उसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है और उसके बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं। लेकिन हम आज इस टॉपिक को एक बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके डिटेल तक स्टडी करते हैं और इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स बनते कैसे हैं, कौन कौन से ऐसे सेल्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स को बनाने के लिए। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। अगर बेटे ह्यूमन बॉडी की बात करें तो यहाँ पे क्या है, एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ स्टेम सेल्स होते हैं जिसको हम HSC बोलते हैं और इसको फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं? हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं बेटे? हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। ये हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो होता है ये मल्टीपोटेंट नेचर का होता है। इसकी वाइड फंक्शंस होती है, बहुत ज्यादा ये अलग अलग टाइप के फंक्शंस करते हैं। तो ये जो HSC सेल्स होते हैं, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो है, ये फर्दर दो पार्ट में कैटेगराइज हो जाते हैं। एक को बोलते हैं माइलॉइड स्टेम सेल्स और दूसरे को क्या बोलते हैं? लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। ऑलराइट, जो लिम्फॉइड स्टेम सेल्स होते हैं, ये लिम्फॉइड स्टेम सेल्स मेनली 3 टाइप के सेल्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके अगर मैं आपको तीनों सेल्स के बारे में बताऊं तो बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट होता है और फिर हमारे पास NK सेल्स होते हैं जो नेचुरल किलर सेल्स के नाम से हम जानते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो ब्लड के जितने भी कंपोनेंट्स देखते हो, चाहे आप उसको एसिनोफिल्स देखो, बेसोफिल्स देखो, न्यूट्रोफिल्स देखो, मैक्रोफेजेस देखो, रेटिकुलोसाइट्स देखो जो कि आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, या आप मेगाकैरियोसाइट सेल्स देखो जिससे प्लेटलेट बनते हैं, ये सब के सब जो चीजें बन रही है ये सब के सब माइलॉइड स्टेम सेल से बनती है। ऑलराइट, जब हम प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो एक स्पेशलाइज्ड हार्मोन इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोपोएटिन। कौन सा हार्मोन होता है? थ्रोम्बोपोएटिन। तो थ्रोम्बोपोएटिन के प्रेजेंस में, इसकी इन्फ्लुएंस में क्या होता है, जो माइलॉइड स्टेम सेल्स होते हैं ये अपने आप को डेवलप करवाते हैं किसमें? मेगाकैरियोसाइट्स में। किसमें? मेगाकैरियोसाइट की कॉलोनी में। और जब मेगाकैरियोसाइट की एक पूरी की पूरी कॉलोनी फॉर्म हो जाएगी, यही मेगाकैरियोसाइट की जो कॉलोनी है ये फ्यूचर का क्या है? मेगाकैरियोब्लास्ट। तो मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया है कि हार्मोन थ्रोम्बोपोएटिन के इन्फ्लुएंस में जो माइलॉइड स्टेम सेल्स होते हैं ये अपने आप को क्या करते हैं? ये मेगाकैरियोसाइट की पूरी कॉलोनी बनाते हैं। और यही मेगाकैरियोसाइट की जो कॉलोनी होती है बेटे, ये क्या है? ये फ्यूचर का हमारा क्या है? मेगाकैरियोब्लास्ट। तो मेगाकैरियोब्लास्ट जो होता है ये प्रिकर्सर सेल्स होते हैं प्लेटलेट्स के। ऑलराइट, एक बार जब मेगाकैरियोब्लास्ट सेल्स की कॉलोनी बन जाती है, अब क्या होगा? ये जो मेगाकैरियोब्लास्ट सेल्स होते हैं ये अपने आप को मेगाकैरियोसाइट के अंदर डेवलप करवाते हैं। जब मेगाकैरियोसाइट के अंदर डेवलप कराएंगे तो इस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर जो मेगाकैरियोसाइट सेल्स है इसमें स्प्लिटिंग होगी। क्या होगा? इसमें बहुत ज्यादा डिवाइड होगा और जो इसके टुकड़े बनेंगे ना मेगाकैरियोसाइट्स के, ये जो मेगाकैरियोसाइट्स के जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनेंगे ये अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 हजार फ्रेगमेंट में टूट जाता है, स्प्लिंटिंग हो जाती है इसकी। और जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, ये जो 2 से 3 हजार फ्रेगमेंट्स मिले हैं, इन फ्रेगमेंट्स के ऊपर जो है मेम्ब्रेन की एक इन्वेलप बन जाती है। और जब इन टुकड़ों के ऊपर मेम्ब्रेन की इन्वेलप बन जाएगी तो ये जो इन्वेलप बना है, अभी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो इन्वेलप बना है, इसी को क्या बोलते हैं? हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। ऑलराइट, प्लेटलेट्स जो है ये बोन मैरो के अंदर ही बनता है और बोन मैरो के अंदर ही मैच्योर होता है। जबकि मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो माइलॉइड स्टेम सेल्स के जितने भी कंपोनेंट बनते हैं ये बोन मैरो में ही बनते हैं और उनका मैच्योरेशन भी बोन मैरो में हो जाता है। जबकि लिम्फॉइड स्टेम सेल से जितनी भी चीजें बनती है वो बनती तो बोन मैरो में है, लेकिन इसका मैच्योरेशन बोन मैरो में नहीं होता है, इसका मैच्योरेशन अदर ऑर्गन्स में होता है। और जो अदर ऑर्गन्स के बारे में मैंने अभी थोड़ा सा ब्रीफ बताया है, या एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे कि कैसे थाइमस ग्लैंड के अंदर जो है ये टी लिम्फोसाइट की मैच्योरेशन होती है, वो एंडोक्राइन का पार्ट होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे प्लेटलेट बन गई।
अब जो प्लेटलेट बन गया है कहाँ पे, बोन मैरो में, तो बोन मैरो में प्लेटलेट बनने के बाद ये क्या है, ये बॉडी फ्लूइड के अंदर आएगा, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम में आएगा सर्कुलेशन के लिए। ऑलराइट, इसके अलावा कुछ बेसिक चीजें होती है कि प्लेटलेट का नॉर्मल रेंज क्या होता है, इसकी लाइफ स्पैन क्या होती है, इसके अमाउंट में अगर कोई चेंज आया तो क्या होगा, इसका शेप कैसा होता है, इसकी डायामीटर कैसी होती है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं, इसका जो नॉर्मल रेंज होता है, एनसीईआरटी ने तो, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो 1.5 लाख से 3.5 लिखा है, लेकिन नॉर्मल हम क्लिनिकल वैल्यूज को जब देखते हैं तो 1.5 से हम 4 लाख तक क्या करते हैं, इसको एक नॉर्मल रेंज मानते हैं। इसके अलावा जो इसकी लाइफ स्पैन है ये 4 to 7 डेज होता है, लेस देन 1 वीक आप इसको मान लो। ऑलराइट, जो शेप है वो इरेगुलर डिस्क शेप का होता है, इसकी जो डायमीटर होती है वो 2 to 4 कितना होता है, माइक्रोन मीटर होता है। ऑलराइट, ये इसकी डायमीटर है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे वेसाइकल्स होते हैं और इन वेसाइकल्स के अंदर बहुत अलग अलग टाइप की जो है कंटेंट होती है जो आगे रिएक्शंस में हेल्प करते हैं। इनमें वेसाइकल्स तो होता है बेटे, लेकिन इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ऑलराइट, अब हम प्लेटलेट के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। आपको नॉर्मली प्लेटलेट के फंक्शन के बारे में इतना पता है कि ये प्लग का फॉर्मेशन करता है, ये प्लेटलेट एग्रीगेट करता है, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, किसी जगह पे अगर इंजरी हो गई तो वहां पे जो वुंड हीलिंग में ये करता है, काम करता है। लेकिन क्वेश्चन है कि कैसे काम करता है। इतना तो आपने अभी तक स्टडी किया होगा क्लास 10 तक, 11th में भी, कि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर ज्यादा प्लेटलेट का नंबर हो जाएगा तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जैसी प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर कहीं पे प्लेटलेट जो है ये क्लॉट बना रहा है तो ये बनाता कैसे है, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे ये काम करता है, कैसे ये क्लॉट रिट्रैक्ट बनाता है, ये सारी चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे। मैं बेसिक चीजें पहले बता देता हूँ जो इसके फंक्शंस होते हैं। पहली बात, प्लेटलेट के अंदर बहुत सारे ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है, और इन ग्रैन्यूल्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स फिल होते हैं। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जो ग्रैन्यूल्स होते हैं प्लेटलेट के, इनमें बहुत अलग अलग टाइप के केमिकल्स होते हैं जो एक बार जब रिलीज होंगे तो ये ब्लड क्लॉटिंग को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। कौन कौन सी ऐसी चीजें होती है जो ब्लड क्लॉट को प्रमोट करती है, उसके बारे में आओ देखते हैं बेटा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्लेटलेट जो है ब्लड क्लॉट के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ये ब्लीडिंग को रोकता है, लॉस ऑफ ब्लड को रोकता है। अच्छा, लॉस ऑफ ब्लड कहाँ से होगा, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, ब्लड की लॉस किधर से होती है, जहाँ पे ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाते हैं। तो जो डैमेज पार्ट है वहां पे ये ब्लीडिंग को क्या करता है, रोकता है। क्वेश्चन है कि कैसे रोकेगा, तो बेटा इसके जो रोकने का तरीका होता है इसको हम प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। प्लेटलेट की प्लगिंग होती है और इन प्लग फॉर्मेशन की वजह से वहां पे जो हमारे सर्कुलेटरी फ्लूइड के रिमेनिंग कंपोनेंट्स है वो वहां पे ट्रैप होके एक नेटवर्क बनाते हैं। कैसे बनाते हैं इसको देखो। होता क्या है कि जो डेड और एज्ड प्लेटलेट्स होते हैं वो क्या है, रिमूव्ड हो जाते हैं। जो भी लाइफ स्पैन की एक बार कंप्लीट हो जाएगी, मतलब जो प्लेटलेट की एक लाइफ स्पैन 4 to 7 डेज है, वो जब कंप्लीट कर जाएगा तो इसको क्या है, रिमूव कर दिया जाएगा बॉडी फ्लूइड से। कैसे रिमूव करते हैं, तो मैक्रोफेजेस इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देखो ये जो मैक्रोफेजेस है, और ये मैक्रोफेजेस कहाँ पे होता है, ये स्प्लीन में होता है और लिवर में होता है। तो लिवर और स्प्लीन के मैक्रोफेजेस जो प्लेटलेट्स पुराने हो गए हैं, जिनकी लाइफ स्पैन पूरी हो गई है, उनको ये क्या करते हैं, उनको ये वहां पे क्या कर देंगे बेटे, रिमूव कर देंगे सर्कुलेटरी फ्लूइड से। अच्छा, प्लेटलेट जो है वो बहुत तरीके के केमिकल्स अपने पास रखता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि प्लेटलेट के अंदर ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे वेसाइकल्स होते हैं और इन वेसाइकल्स के अंदर बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होता है बेटा, केमिकल होता है। ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स होते हैं ना, ये वाइड रेंज ऑफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इनके अंदर बहुत सारे ऐसे
एंजाइम्स है, ऐसे केमिकल्स है जो रिएक्टिविटी को बढ़ाता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, ब्लीडिंग के लॉस को कम करेगा। किसकी वजह से? जब वो वहां पे क्या करेगा, पूरी तरीके से वहां पे क्लॉट रिट्रैक्ट बनाएगा। अच्छा, ये बनाता क्या है और इनके वेसाइकल्स में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है वो जरा आप देखो। इनकी जो वेसाइकल्स होती है इनमें बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। जो कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स है उसके मैं नाम बता देता हूँ। एडीपी है, एटीपी है, कैल्शियम है, ये सब के सब यहाँ पे जो होते हैं ये इनकी वेसाइकल्स पे प्रेजेंट होता है। सेरोटोनिन भी इनके वेसाइकल्स में प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, अब जो ये वेसाइकल्स होते हैं ना, ये इसके पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और ये वो एंजाइम्स है जो क्लॉटिंग को प्रमोट करता है। जो इसके इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप देखो। थ्रोम्बोक्सिन A2, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स है। जो थ्रोम्बोक्सिन A2 होता है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, और फाइब्रिन ये क्या है, स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स है। ये सब के सब वो एंजाइम है जो जहां पे इंजरी हुई है तो जो डैमेज्ड ब्लड वेसल्स है वहां पे जाके ये अपनी एक्टिविटी को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, एक नेटवर्किंग बनती है। और जो नेटवर्किंग बनाएंगे वो कौन बनाएगा, जो ये फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है ये बनाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास क्या, प्लेटलेट का जो यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर है। ठीक है, प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, यहाँ मैंने जो PDGF लिखा है ये क्या बेटा, ये प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। ये हार्मोन वो है जो प्रोलिफरेशन करता है। ठीक है, जो प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर होता है ये ब्लड वेसल जहाँ पे इंजर्ड हुआ है वहां पे प्रोलिफरेशन का काम करेगा, मतलब दोबारा से उसको क्या, रिपेयर करने का काम करता है। और जब ये रिपेयरिंग करेगा किसको, एंडोथेलियल, जो वास्कुलर एंडोथेलियल सेल से, तो वहां पे जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं ना, ये एक मेश नेटवर्किंग बनाता है। और ये जो फाइब्रोब्लास्ट है जब मेश नेटवर्किंग बनाएगा, उस नेटवर्किंग में क्या होता है, जैसे आप एक एग्जांपल के लिए समझो, जब रूफ बनाते हैं तो उसके ऊपर पहले क्या, बेस बनाते हैं, बेस के ऊपर क्या करते हैं, आयरन के रॉड को लगाते हैं, और फिर उसके अंदर जो है सीमेंट है, पत्थर है, ये सारी चीजों को जब हम उसमें मिला के एक बेस बना देते हैं, छत बनाते हैं, तो उसके लिए हमको बेस किसकी जरूरत होती है, जो आयरन के हमारे पास रॉड है। सिमिलरली जो ब्लड वेसल इंजर हुआ है उसको हील करने के लिए सबसे पहली बात क्या बनाना पड़ेगा, फाइब्रिन का नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और ये फाइब्रिन के नेटवर्क्स जो होते हैं ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स बनाते हैं। कहाँ पे, जो ब्लड का वेसल है उसकी जो दीवार है जहां पे इंजरी हुई है वहां पे ये बनाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ये बना तो रहा है लेकिन ये बनाएगा कैसे, कौन कौन से स्टेप होंगे जो वहां पे उस इंजर्ड ब्लड वेसल्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो अगर मैं इसकी रिपेयरिंग की बात करूं तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी टॉपिक इसके अंदर आती है, छोटी सी, कि प्लेटलेट का प्लग फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेटलेट का प्लग फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अब जरा ध्यान से सुनना कि इसमें प्लग का फॉर्मेशन होता क्या है। सबसे पहली बात, जब ब्लड वेसल की इंजरी होगी, जहां पे ब्लड वेसल डैमेज है, तो वहां पे क्या होगा, प्लेटलेट का कांटेक्ट होगा। किस जगह पे, जैसे मान लो यहाँ पे ये ब्लड वेसल इंजर्ड हो गया है, तो ये जो इंजर्ड पार्ट है यहाँ पे प्लेटलेट आके चिपकना स्टार्ट कर देगी। क्या होगा, यहाँ पे चिपक जाएगी। तो इस जगह पे जहाँ पे प्लेटलेट चिपक रही है वो ब्लड वेसल का साइट जो है इंजर्ड है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है प्लेटलेट कॉन्टैक्ट एंड स्टिक टू द डैमेज पार्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स। और जो ये डैमेज पार्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स पे जहां पे चिपकेगी उसको क्या बोलते हैं हम, प्लेटलेट का चिपकना, मतलब प्लेटलेट अडहेशन होता है। ठीक है, जब एक बार प्लेटलेट अडेयर हो जाएगा, वहां पे चिपक जाएगा, तो उसके बाद वो अपने वेसाइकल से रिलीज करेंगे अलग अलग टाइप के एंजाइम्स। तो देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ड्यू टू एडिशन प्लेटलेट्स ये एक्टिवेट हो जाता है और इनके अंदर जो है बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। और जब एंजाइम्स एक्टिव होगा तो क्या होगा, ये अपने जो प्लेटलेट्स हैं ये इनके जो है ये अपने एक्सटेंडेड फॉर्म में आएंगे। एक्सटेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होगा, ये अपने जो इनकी बाउंड्रीज है उनको एक्सटेंड करेंगी और प्रोजेक्ट करेगी। और जब प्रोजेक्ट करेगी
तो जो डैमेज ब्लड वेसल्स है वहां पे ये पे जाके क्या होगा, वहां पे चिपक के एक नेटवर्क बनाएगा। तो देखो, और रिलीजेस वेसाइकल कंटेंट्स, और इस फेज को क्या बोलते हैं, प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन। ठीक है, मैं इसको दोबारा से एक बार समझा देता हूं ब्रीफ में, आप समझ जाओगे। जो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता है उसमें होता क्या है, पहले स्टेप में जो ब्लड वेसल इंजर्ड है, उस इंजर्ड ब्लड वेसल की वॉल के ऊपर चारों तरफ साइड में प्लेटलेट आके चिपक जाएगी। ठीक है, इस चिपकने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टिक के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्लेटलेट अडेशन। ऑलराइट, ओके। जब एक बार बेटा प्लेटलेट वहां पे चिपक गई, अडहेयर हो गई, तो ये क्या करेंगे, ये प्लेटलेट अपने आप के फॉर्म्स को एक्सटेंड करेंगे, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में क्या होता है, ये एक्सटेंड करते हैं। और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में जब ये एक्सटेंड करेंगे तो जो डैमेज ब्लड वेसल्स है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाके एक नेटवर्किंग बनाएंगे। और ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन। ठीक है, प्लेटलेट क्या कर रहा है, ये रिएक्शन कर रहा है। कैसे रिएक्शन कर रहा है, अपने आप को एक्सटेंड करके नेटवर्किंग बना रहा है। जब ये रिएक्शन हो जाएगा, इतना चीज हो गया, तो अब ये अपने वेसाइकल से अलग अलग कंपोनेंट्स को रिलीज करेगा जो कि एंजाइमेटिक रिएक्शंस वहां पे करेंगी। और जिस चीज को ये करेगा वो क्या है, एडीपी है हमारे पास, थ्रोम्बोक्सिन A2 होता है। ये दोनों के दोनों नियर बाय प्लेटलेट को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। तो एक बार जब ये वॉल्स के ऊपर चिपक गए तो जितने भी प्लेटलेट्स आएंगे, जो नियर बाय प्लेटलेट्स आते हैं, इन सबको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। और जब प्लेटलेट्स एक्टिवेट होती है तो वो उस वॉल पे एक रोज में, एक लाइन में, एक लीनियर फॉर्म में क्या होता है, वहां पे चिपकती है। और जब वहां पे ये चिपकेगी तो क्या होगा, इसके बाद अब ये क्या करेंगे, ये एंजाइम्स रिलीज करेंगे। और जो एंजाइम्स रिलीज कर रहे हैं वो सेरोटोनिन है, थ्रोम्बोक्सिन A2 है। और सेरोटोनिन और थ्रोम्बोक्सिन A2 ये दोनों के दोनों वासोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। तो बिट ऑब्वियस सी बात है, अगर ब्लड वेसल में इंजरी हुई है तो उस इंजरी के पास जो डैमेज्ड पार्ट है पहले उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करने की तैयारी होगी। और ये दोनों वासोकॉन्स्ट्रिक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है सेरोटोनिन में और थ्रोम्बोक्सिन A2 में, ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, उस डैमेज पार्ट को क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा, जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा, ब्लीडिंग उतनी कम होती जाएगी। और जब ब्लीडिंग उतनी कम होती जाएगी तो वहां पे मेशवर्क नेट फॉर्म होगा। तो अभी देखो आप, इस वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा, ब्लड का फ्लो जो है धीरे धीरे इंजर्ड ब्लड वेसल्स पे कम हो जाएंगे। और जब इंजर्ड ब्लड वेसल्स पे ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा तो बिट ऑब्वियस वहां पे एक क्लॉट रिट्रैक्शन बनेगा। ठीक है, अब ये जो एडीपी होता है ये क्या करता है, ये एरिया को स्टिकी बनाता है। और वहां पे प्लेटलेट के ऊपर जो ब्लड के नए नए जो दूसरे कंपोनेंट्स है, वो आरबीसी हो सकते हैं, वो डब्ल्यूबीसी का कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, वो वहां पे आके चिपकता है। और इस चीज को क्या बोलते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो जब प्लेटलेट एग्रीगेट होगा, इकट्ठा होगा, चिपकेगा, तो जो वहां पे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की प्रॉपर्टी के बाद जब वहां पे बहुत सारे प्लेटलेट चिपकते जाएंगे तो जो वॉल जो डैमेज हुआ था ब्लड वेसल्स का, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फिल होता जाएगा। और जब वो फिल हो रहा है तो ऐसे जब बहुत सारे प्लेटलेट एग्रीगेट होंगे तो एक नेटवर्क बनेगी, उसके बाद वहां पे एक थिकनिंग हो जाएगी और धीरे 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 वो पूरी तरीके से फिल हो जाएगा। और जब वो फिल हो गया उसी को हम बोलते हैं क्या, प्लग फॉर्मेशन। और प्लग फॉर्मेशन का मतलब ये है कि वो ब्लड वेसल जो इंजर्ड था, वो इंजर्ड ब्लड वेसल की रिपेयरिंग हुई है विद द हेल्प ऑफ प्लेटलेट। इस प्लेटलेट के अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डैमेज ब्लड वेसल्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो ये जितनी भी आपको मैंने बताई है, ये आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इवन आफ्टर नीट ऑल्सो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज द ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स इज कंसर्न। जब आप आगे मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो वहां पे आपको प्लेटलेट से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। अभी तक जो आपने सुना होगा प्लेटलेट का डिसऑर्डर जो है, वो आपने डेंगू के बारे में सुना होगा कि डेंगू के केसेस में प्लेटलेट का काउंट कम हो जाता है, मेगा कैरियोसाइट सेल्स जो होते हैं उनकी फंक्शनिंग जो है उस इंक्यूबेशन पीरियड में जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है वहां पे कम हो जाता है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको जो मैंने बताया है इसको आप दोबारा से एक बार
रिवाइज करो, जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई है ये पूरा आप नोट डाउन करो। इससे रिलेटेड जो होगा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा प्लेटलेट के ऊपर जो आपसे सॉल्व ना हो। मैंने आज आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूरी तरीके से समझाया कि किस तरीके से ये एक्चुअली में काम करता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।